हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए कल का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं पहले, और उसके बाद आज की करंट अफेयर देखेंगे। तो आरबीआई स्थापना दिवस के बारे में कल हम लोगों ने डिटेल से बात किया, आरबीआई के बारे में जाना अच्छे से। आईपीएल के नए नियम के अनुसार टूर्नामेंट के पहले इंपैक्ट प्लेयर बन गए हैं तुषार देशपांडे, चेन्नई सुपर किंग के टीम के हैं। और इंपैक्ट प्लेयर जो नया नियम आया है उसके तहत पहले ये खिलाड़ी बन गए हैं शामिल होने वाले। आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। और भारत और मलेशिया के बीच में अब भारतीय रुपए में होगा ट्रांजेक्शन्स या व्यापार कहें, ठीक है। मैड्रिड स्पेन मास्टर का खिताब ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग ने जीत लिया है पीवी सिंधु को हरा करके। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक को कहां संचालित किया गया? दिल्ली में। और अभी अहमदाबाद में स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। हरियाणा राज्य जो है ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के कार्यान्वयन में टॉप पर रहा है। हरियाणा पुलिस। त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार कहे जाने वाले महाराजा वीर विक्रम सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया वहां के सीएम मनिक साहा जी के द्वारा। और अभी हाल ही में सारा थॉमस जो कि बहुत ही फेमस उपन्यासकार थी और लेखक थी, इनका निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। जो आर्टिज्म से पीड़ित जो बच्चे होते हैं, आर्टिज्म एक रोग होता है, तो उससे बचने के लिए उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखो, आर्टिज्म कोई वैसा रोग नहीं है कि कोई वायरस की चपेट में आ गया, कोई बैक्टीरिया की चपेट में आ गया तब आ गया। एक प्रकार से ये डिसऑर्डर होता है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसे माना जाता है। और ये कभी भी हो सकता है, मतलब जैसे कि बच्चा बड़ा हो रहा है, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, उसके बाद वो ऑटिज्म से पीड़ित हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसके लक्षण में ऐसे है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट या बहुत दबा दबा रहेगा। कभी कभी होता है कि वो बात नहीं करेगा किसी से। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। एक बहुत पहले सीरियल आया करता था आपकी अंतरा नाम से, अगर आपको किसी को याद हो, आपकी अंतरा नाम से। तो उसमें जो अंतरा नाम की लड़की थी ना, वो ऑटिज्म से पीड़ित थी। तो उस एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे कि ये होता क्या है रोग, ठीक है। कई कई लोगों को और बड़े होने पर भी ये रोग हो जाता है। तो ऑटिज्म से उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। खास करके इसमें पेरेंट का बड़ा महत्व होता है। पेरेंट को बहुत ज्यादा स्पेशल देखभाल करनी होती है। 2008 से इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अगला, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों मैक्स वर्सटेपन ने। मैक्स वर्सटेपन फिर से जीत रहे हैं। पिछली बार तो ये सीजन के विजेता रहे थे, सबसे ज्यादा रेस इन्होंने जीती थी। मैक्स वर्सटेपन ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। ये रहे मैक्स वर्सटेपन। तो इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीत लिया है। ये फार्मूला 1 रेस है, F1 रेस है, ध्यान रखिएगा। एक हैदराबाद में रेस हुई थी, हैदराबाद में, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक कार की पहली रेस थी, ठीक है ना। तो उसे भी ध्यान रखिएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक कार के लिए रेस थी। और यहाँ पर ये फार्मूला 1 रेस है जो मेन वाली होती है। तो फार्मूला 1 रेस इस बार की ये तीसरी थी अभी तक की। पहला बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ, उसको भी इन्होंने ही जीता था। रेडबुल के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। दूसरा सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स हुआ, सार्जियो पेरेज ने जीता। वो भी रेडबुल के ही हैं, लेकिन वो मैक्सिको के रहने वाले हैं। देखो रेडबुल जो है ना, ये कंपनी है, मतलब इसके ड्राइवर्स होते हैं जैसे मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन जो कि इसमें सेकंड पर रहे हैं। वैसे तो ये 7 बार के विश्व चैंपियन है और दुनिया में सबसे ज्यादा बार F1 रेस जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है, लुइस हैमिल्टन के नाम। लेकिन आजकल ये चल नहीं रहे हैं। तो लुइस हैमिल्टन जो हैं, इनके नाम 100 से ज्यादा F1 रेस जीतने का रिकॉर्ड है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं और ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं ये मर्सिडीज के ड्राइवर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन RLV-LEX को सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में इसरो ने एक टेस्टिंग की हुई है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है।
आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं फाल्कन 9 के बारे में। फाल्कन 9 एक ऐसा रॉकेट है जो रीयूजेबल है। रीयूजेबल बोले तो जाता है अंतरिक्ष में, सैटेलाइट छोड़ता है, फिर आता है और फिर नेक्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए वो रेडी हो जाता है। जबकि बाकी देशों के पास, बाकी जो स्पेस एजेंसियां हैं, उनके पास जो रॉकेट हुआ करते हैं, वो जाते 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 ही अंतरिक्ष पहुंचते पहुंचते जब सैटेलाइट को स्टोर करा देते हैं उसके ऑर्बिट में, तो वहीं पर वो रॉकेट नष्ट हो जाते हैं। रीयूजेबल अभी तक नहीं था, लेकिन यहां पर इसरो ने क्या किया है कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतम परीक्षण किया हुआ है। हालांकि अभी इसे चिनूक हेलीकॉप्टर से ले जाकर के थोड़ा ऊंचाई तक ले जाया गया, उसके बाद वहां से छोड़ा गया, लैंडिंग कराई गई, ये प्रोसेस रहा। लेकिन ये एक प्रकार से टेस्टिंग है, अभी छोटे लेवल पर की जा रही है। जब ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा तो फिर बड़े लेवल पर इसरो इसे टेस्ट करेगा और उसके बाद इसरो के पास भी होगा रीयूजेबल एक रॉकेट, जिसकी मदद से समझ लो बहुत ज्यादा किफायती दरों में लॉन्च हो पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊं, स्पेस एक्स आप जानते हो एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिका की, ठीक है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, लेकिन नासा की बहुत मिशन ये लॉन्च किया करती है, इसकी बहुत हेल्प किया करती है। नासा को करना क्या होता है कि अपने मिशन होते हैं, ये सैटेलाइट वगैरह बनवाता है और स्पेस एक्स से लॉन्च करवा लेता है, क्योंकि स्पेस एक्स कम पैसों में लॉन्च कर देता है। भाई इसके पास एक रॉकेट है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक टेम्पो है, आप उस टेम्पो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो और उसके बाद फिर से वापस आ जाते हो और फिर से यहाँ सवारी भर करके फिर ले जाते हो, एक ये तरीका है। दूसरा, आपके पास कोई एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आप सवारी भर करके ले जाते हो और यहां तक पहुंचने के बाद आपकी वो गाड़ी जो है खराब हो जाती है, आप एक ही बार ले जा पाए, तो बताओ सस्ता कौन करेगा। तो यही वजह है कि स्पेस एक्स का कॉस्ट कम होता है और इसी वजह से दुनिया भर के तमाम देश स्पेस एक्स की सैटेलाइट से धड़ाधड़ लॉन्च करवाते हैं अपने सैटेलाइट, और स्पेस एक्स का भाई बिजनेस बन गया है। तो आने वाला टाइम यही होने वाला है, इसरो भी ऐसा ही कर रहा है, और अगर इसरो नहीं किया तो इसरो पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर देखो, रीयूजेबल रॉकेट का सफलता परीक्षण हुआ है। कहाँ से हुआ? कर्नाटक के चित्रदुर्गा में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। इसका नाम रखा गया है LEX और ये है RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्लियर है? चलिए बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? इस पर मैंने कल आपको एक वीडियो भी दी हुई है। इटली ने एक बिल पेश किया है अपनी संसद में, अभी वो बिल पास नहीं हुआ है, अभी पेश किया गया है, लेकिन वो बिल थोड़ा सा अजीब सा है। उसमें अनाउंस किया गया है अगर कोई भी इटली का व्यक्ति है, खास करके सरकारी कर्मचारी है, वो अपने ऑफिशियल कामों में अगर इटालियन के अलावा इंग्लिश यूज करता है या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज यूज करता है, तो उसको 1 लाख यूरो का जुर्माना देना होगा। 1 लाख यूरो मतलब इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 89 लाख रुपए के आसपास में उसे जुर्माना देना पड़ जाएगा। ठीक है, ये वहां पर नियम लगाया गया है। मतलब सिर्फ आपको जैसे स्टेटमेंट आप ऑफिशियली कहीं पर बोल दिए तब भी आप 1 लाख रुपए जुर्माना के बन जाओगे हकदार। तो यहां पर देखो, आफ्टर बैनिंग चैट जीपीटी तो ये बैन कर दिए हैं टेम्पोररी। कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज मिल जाएंगी। देखो मैं डिटेल आपको इसीलिए अलग से टॉपिक बना करके दे देता हूं, अगर कोई टफ मुद्दा समझाना होता है तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा। इटली में ये कर दिया गया है। जॉर्जिया मेलोनी वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने अप्रूव कर दिया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर ये बिल पास भी हो जाएगा, लेकिन अभी बहस होनी बाकी है वहां की संसद में। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां से आपको आना है यूरोप में। तो यूरोप में आओगे ना तो ये पूंछ वाला देश दिखेगा आपको, यही पूंछ वाला देश जो है ये है इटली। इटली की कैपिटल होती है रोम, जिसे पोप का शहर भी कहा जाता है। वैसे इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी देखो 3 तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, यानी प्रायद्वीप टाइप का है ये। फिलहाल रोम में किसका हेडक्वार्टर है? रोम में विश्व खाद्य संगठन का हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, ये याद रखना, पूछा जाता है। और वैसे इटली से याद आया, जॉर्जिया मेलोनी इसकी प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ की करेंसी यूरो होगी क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सेलिनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इसका हुआ 10वां संस्करण आयोजित। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है सेलिनेक्स अभ्यास, और ये समुद्री अभ्यास होता है द्विपक्षीय।
सेलिनेक्स आप डिकोड करोगे तो देखो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाला ये एक्सरसाइज है। 10वां संस्करण इसका अभी कोलंबो में, कोलंबो कहां पर पड़ता है, श्रीलंका में, तो वहां पर ये आयोजित किया गया। ठीक है, 2005 से ही इसकी शुरुआत की गई थी। और भारतीय नौसेना की तरफ से कौन कौन हिस्सा लिया, तो आईएनएस किल्टन और आईएनएस सावित्री ये यहाँ पर हिस्सा ली। आईएनएस का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, इंडियन नेवल शिप, ठीक है ना। और अगर आईसीजीएस लिखा रहे कहीं पर, आईसीजीएस लिखा रहे तो इसका मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, वो कोस्ट गार्ड का शिप होगा। और आईएनएस लिखा है तो मतलब वो नेवी का शिप होगा। चलिए, अब कुछ और सैन्य अभ्यास जो आए हैं पिछले दिनों में उनका रिवीजन कर लेते हैं। कोंकण अभ्यास, ये ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच में, इंडियन नेवी के बीच में हुआ अरब सागर के कोंकण तट पर। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास, ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ। ला पैरोस, ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कई सारे देश इसमें हिस्सा लिए, हिंद महासागर में ये हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में, जोधपुर राजस्थान में हुआ। प्रिंजेक्स अभ्यास, ये तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में। प्रिंजेक्स बोले तो फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। त्रिशाकरी प्रहार, ये भारतीय सेना ने अभ्यास किया है और इसमें भारतीय सेना की कई यूनिट्स में शामिल थे, पश्चिम बंगाल में ये हुआ। चक्रवात वन, भारत और मिस्र की सेना के बीच में उदयपुर में हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कोर्टिंग इंडिया का विमोचन किया गया, तो कोर्टिंग इंडिया का विमोचन किया गया दोस्तों नंदिनी दास जी की ये पुस्तक है, और ये पुस्तक अभी लॉन्च की गई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, कोर्टिंग इंडिया, इसमें बेसिकली मुगल शासन के उनके टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पुस्तक का पूरा नाम लिखा है, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ये पूरा नाम है पुस्तक का। इसको अभी लॉन्च किया गया है। नंदिनी दास की ये पुस्तक है और ये लिवरपूल यूनिवर्सिटी की अंग्रेजी साहित्य की अध्यापिका हैं, टीचर हैं। पिछले दिनों में जो आए थे बुक उनको कर लेते हैं रिवाइज। जैसे आजाद पुस्तक आई थी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा है ये। वार एंड विमेन, डॉक्टर M.A. हसन की ये किताब है, पुस्तक है। ए मैटर ऑफ द हार्ट, अनुराग बेहर ने लिखा है। स्नेक इन द गंगाज, राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन ने लिखा। बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत ने लिखा। एज गुड एज माई वर्ड, सचिव KM शेखर ने लिखा, चंद्रशेखर ने। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन इरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, P. ज्योतिमणि और प्रोफेसर G. बालन ने लिखा। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव। मोदी, शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये S. जयशंकर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। विक्ट्री सिटी पुस्तक लिखा सलमान रुश्दी ने, इंपॉर्टेंट है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये लिखा मेघनाथ देसाई ने। क्लियर, अच्छा, एग्जाम डेट आप लोग की आ चुकी है CGL की, ठीक है, और वैकेंसी शो हो चुकी हैं, तो अब आप लोग लग जाइए तैयारी से। मुश्किल से 3-3.5 महीने हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फालतू की कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, पढ़ाई पर केवल ध्यान दीजिए। जो जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां जहां से भी आपको लगे कि उनका हमें समझ में आता है, वहां वहां से सीरियस होकर के आप जुड़ जाओ और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बहुत ज्यादा इधर उधर बकवास हो रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम लॉस हो रहा है। टाइम आपको लॉस नहीं करना है, बहुत ही बहुमूल्य समय है और इस पर आपको जुट जाना है, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करना है, बाकी चीजें बाद में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा कहां पर चालू की गई, तो MF हाइड्रा ये नॉर्वे में चालू की गई है। ये दुनिया की पहली लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली नौका है, MF हाइड्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली है ये और लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली है, हाइड्रोजन फ्यूल है वाली है ये। तो ये नॉरलैड नाम की एक कंपनी है, उसने बनाया है, नॉर्वेजियन कंपनी है, यानी कि नॉर्वे की ही कंपनी है, तो इसने बनाया है और इसने इसका परीक्षण किया है। वैसे ये हाइब्रिड नौका है, ये बैटरी से भी चलेगी और लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन से भी चलेगी। तो वर्ल्ड मैप में देखोगे, ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां से आना है आपको यूरोप में। यूरोप में आते ही आपको इधर फ्रांस वगैरह क्रॉस करोगे, डेनमार्क के ऊपर इधर आ जाओ, स्वीडन के बगल में ये रहा नॉर्वे, ठीक है। इधर घुमा करके लाने का मकसद ये था कि आपको नॉलेज होता रहे कि किस किस तरफ से आपको जाना है। देखो इधर फिनलैंड है, इधर स्वीडन है। यही फिनलैंड जो है ये अभी रिसेंटली नाटो से जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्वीडन को अप्रूवल नहीं मिला है इसमें अभी, जो तुर्की है वो आनाकानी कर रहा है, लेकिन फिनलैंड ये नाटो का मेंबर बन गया है। इधर ये नॉर्वे है, ठीक है। फिनलैंड देखो पूरा पूरा बॉर्डर अपना शेयर कर रहा है रसिया से।
तो नॉर्वे जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यही नॉर्वे में ये नौका इसका संचालन शुरू हुआ है। इसकी कैपिटल होती है ओस्लो। अच्छा, नॉर्वे की संसद के द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार भी तो दिया जाता है, याद ही होगा आपको। ठीक है, नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। वैसे नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं जोनस गाहर स्टोर और यहाँ की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन होती है। आपको ये भी याद आ रहा होगा कि नॉर्वेजियन क्रोन में ही नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, पार्ट 2 आज आएगा 11 बजे। कल बहुत अच्छे से क्लास हुई, आप लोग भी जुड़े और बहुत अच्छा लगा मुझे भी। बहुत दिनों के बाद लाइव क्लास शुरू की गई थी। तो 11 AM पर आप सभी लोग आइएगा पार्ट 2 में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है। 50-50 क्वेश्चन डेली रिवाइज कराया जा रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप रिवीजन करने के लिए जरूर आओ, एक बार लाइव क्लास में जुड़ करके देखो, क्लास को लेकर के देखो। आगे, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख दोस्तों बनाए गए हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। कौन? वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, द हिंदू का है, संजय जसजीत सिंह इज ए न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी। तो ये नेवी के वाइस चीफ होंगे। एनडीए से पढ़े हुए हैं, डिग्री वहां से लिए हुए हैं 1986 में, इंडियन नेवी में ये शामिल हुए थे। इनको 2009 में नौसेना पदक और 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, ये तो उप प्रमुख हैं। तो नौसेना के प्रमुख कौन है? तो नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल एडमिरल आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। ठीक है ना। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ओके, आगे देखते हैं। हाल ही में मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों डेनियल मेदवेदेव ने। ये हैं रसिया के, रसियन ये टेनिस खिलाड़ी हैं। मियामी ओपन का खिताब इन्होंने रिसेंटली जीत लिया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे इंडिया टुडे का। देखो, डेनियल मेदवेदेव ने ये जीता तो है इस साल का इनका चौथा खिताब, लेकिन मियामी ओपन ये अपने करियर में पहली बार जीत रहे हैं। ठीक है, चौथा खिताब ये 2023 में ही जीत चुके हैं। अभी देखो अप्रैल ही शुरू हुआ है, लेकिन 4 खिताब ये इस साल जीत गए। फिलहाल यहां पर इन्होंने जैनिक सिनर को हराया है। ओके, आगे। नासा के नए मून टू मार्स मिशन का प्रमुख किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया? अभी नासा ने अपने मून टू मार्स मिशन के लिए प्रमुख बना दिया है भारतीय मूल के अमित क्षत्रिय को। देखो, भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं मैक्सिमम, चाहे अमेरिका हो चाहे यूएई हो, आजकल तो पूरा भरे पड़े हैं इंडियंस ही वहां पर। तो आपको बहुत सारे न्यूज वगैरह देखते रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पर भारतीय मूल के लोग दिखते रहते हैं। दिक्कत यह है कि भारतीय मूल के जो भी व्यक्ति होते हैं, जिस भी पोस्ट पर जाते हैं, तो उनका नाम हो जाता है इंपॉर्टेंट और वो एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग को ये क्वेश्चन लेना पड़ता है। ठीक है, तो नासा के मून टू मार्स मिशन के लिए फिलहाल अमित क्षत्रिय नियुक्त किए गए हैं। अब मून टू मार्स मिशन क्या है, अर्थ निकालो। चंद्रमा से मंगल ग्रह पर भेज रहा है। मतलब अभी तक तो ये हो रहा था कि पृथ्वी से चंद्रमा पर, पृथ्वी से मंगल ग्रह पर भेजा जा रहा था, इसी की बात हो रही थी। लेकिन नासा जो है ये और एडवांस सोचता है, ये मून टू मार्स मिशन सोच रहा है, यानी कि चंद्रमा से मंगल की तरह यात्रा, मंगल की तरफ यात्रा करने की सोच रहा है, और उसके लिए प्रोग्राम शुरू कर दिया है, एक कार्यालय स्थापित कर दिया है। धीरे धीरे अब उस पर काम चलना शुरू होगा और इंडियन ओरिजिन के इंजीनियर इनको, अमित क्षत्रिय को नियुक्त कर दिया गया है कि आप अध्यक्षता संभालो। ठीक है, चलो। नासा आया है, नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। अभी आपको पता होगा नासा का ही जो पार्कर प्रोब मिशन है, सोलर पार्कर प्रोब मिशन, जो सूर्य की बाहरी परत का परीक्षण करने निकला हुआ है, कोरोना जिसे कहते हैं। ठीक है, बाहरी परत को सूर्य की कोरोना कहते हैं, तो उसका परीक्षण करने निकला हुआ है। साथ ही साथ इसी की एक यूनिट ने अभी बताया रिसेंटली कि वहां पर सूर्य की जो परत है या चमक है, वहां पर कुछ होल पाए गए हैं या कुछ डार्क जोन पाए गए हैं। वो जो डार्क जोन है वो पृथ्वी की टोटल जितनी उसका व्यास है उसका 30 गुना है। ठीक है ना, 30 गुना के बराबर है। क्लियर? फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। देखो, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, वीडियो को शेयर कर दो आज। ठीक है, वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर पाओ, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आप क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं, अगर आप जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप नए आए हो तो मात्र 10 दिन,
मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक बार 10 दिन के लिए केवल रेगुलर होकर के केवल चेक कर लो कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं करंट अफेयर पढ़ने में। उसके बाद मैं आपके ऊपर छोड़ूँगा कि आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पर या फिर नहीं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल मैंने पूछा था हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए तो 65 वर्ष। आईटीबीपी के महानिदेशक अनीश दयाल जी हैं, सिंह जी। और आज आपको क्या बताना है, नोटबंदी के टाइम पर आरबीआई का गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा भी गया, आगे भी पूछा जाएगा। भारतीय राज्य त्रिपुरा तीन तरफ से निम्नलिखित में से किस देश से घिरा हुआ है? म्यांमार से, भूटान से, बांग्लादेश से या फिर भारत से? ठीक है, तो बताइएगा। भारत वैसे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था। फिलहाल चलिए, एक ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो आप इसका आंसर करेंगे। इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। शताब्दी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।